अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। 520 रुपये और 458 रुपये, ये सिर्फ हिंद से नहीं है, ये इसके अंदर अवाम की आहें, अवाम की सिसकियाँ, अवाम की चीखें छुपी हुई हैं। ये डीज़ल और पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर कीमतें हैं। जंग ईरान और इजराइल के दरमियान लगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी दबाव आया, लेकिन कीमतें सबसे ज़्यादा दुनिया में पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में 77%, 77% या 88% कहीं पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में 77% और डीज़ल की कीमत में 88% इजाफा कर दिया गया, जो आम आदमी के ऊपर एक खौफनाक किस्म का बोझ साबित होगा, जिससे हमारी मईशत जो पहले ही हमारी ज़राअत, हमारी इंडस्ट्री वो तबाही के धाने पर खड़ी थी, हुकूमत ने ख़ुद ये इक़दाम करके उनकी रही सही कसर भी वो दूर कर दी। फसल का टाइम आने वाला है, गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, और वही गंदम जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, क्या इतने महंगे डीज़ल और इतने महंगे पेट्रोल के बाद क्या वो किसान को वारा खाएगी? क्या आम आदमी तक आटा पहुंच पाएगा? क्या आम आदमी वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर पाएगा? और रोज़मर्रा के जितने मसाइल हैं, जितने रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उनके अंदर बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस ईरान और इजराइल की जंग के जो अखराजात हैं, वो इजराइल, ईरान या अमेरिका ने नहीं उठाए, वो पाकिस्तान ने उठा लिए हैं, और पाकिस्तान की कौम ने वो अखराजात अदा करने हैं, जिस तनासब से पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि इतने ज़्यादा कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत वो कहाँ जाएगी, और उसकी क्या सूरत हाल आइंदा मुस्तक़बिल नज़र आ रही है। इसके अलावा ईरान के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, जंग के ऊपर भी। वैसे तो देखें तो ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक जंगी हालात नज़र आ रहे हैं, हर आदमी एक परेशानी में मुब्तला है पेट्रोल को लेकर, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में हमारे साथ जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वीडियो लिंक पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आरफ अब्बासी साहब है, और उनके साथ साथ माहिर मईशत हैं जनाब शकील रामे साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम गौस साहब माहिर मईशत हैं, वो हमारे साथ होंगे, और हैदर अली ख़ान साहब बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कर्नल साहब, जंग लगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मईशत के ऊपर दबाव आया। अच्छा, इसलिए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम जो हमारे हुक्मरान हैं मौजूदा, उन्होंने माजी के अंदर महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके किस किस्म की उस गुफ्तगू की, कौन से दावे नारे किए, हम उनके ज़रा शॉर्ट भी कौम को दिखाएं, और वो शॉर्ट चलाते हैं और वो दिखाते हैं कि इन्होंने माजी में क्या कहते रहे हैं। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। बगैर किसी तफसील में जाए बगैर सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा, और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की है। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपए यकदम एक दिन के अंदर। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया है पाकिस्तानी अवाम पे, वजीर आजम साहब की 4 तकरीरें जो है यक वक्त जो है कोट की जा रही थी सोशल मीडिया पे। वो बार बार जो है कह रहे थे महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर हैं, महंगाई होती है हुक्मरान डाकू हैं। कोई एहसास नहीं है हमारे पास अपनी अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, इट इज ओनली 5 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी
उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयरमैन। इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल कर। जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हर एक लीटर के पीछे हुकूमत की बचत की पॉलिसियां और एहसास जिम्मेदारी की झलक मौजूद होती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज दी गई है। जिसे कर्नल साहब आपने सुने शॉट जी, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब मरियम नवाज साहबा, जनाब ख्वाजा आसफ साहब, ये माजी के अंदर क्या कहा करते थे कि जब रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। और मरियम साहबा कह रही हैं कि हम तरक्की की वो मंजिलें तय कर रहे हैं। आज कौन सी मंजिलें हम तय कर रहे हैं तरक्की की? आज ये किस तरह कीमतें बढ़ाई गई? क्या फार्मूला था इनके पास जो पूरी दुनिया से ज़्यादा औसतन कीमत यहाँ पे बढ़ा दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कतई तौर पे ये PMLN की लीडरशिप से उम्मीद नहीं थी, ख़ास तौर पे कि PMLN की लीडरशिप एक दफ़ा नहीं बारहा बुलंद आवाज़ से प्रोटेस्ट करती रही और इस चीज़ के ऊपर बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल भी देती रही। चंद सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पहली बात, आया ये एहसास है कि पाकिस्तान ने आज के दिन में बाकी सारे हमसायों से और आसपास के मुल्कों से पैसे बढ़ाने में ज़्यादती की है? नंबर 1 है आप। क्यों? अगर अफ़गानिस्तान से लेके और नेपाल तक इंडिया ने कितने बढ़ाए, नेपाल ने कितने बढ़ाए, श्रीलंका ने कितने बनाए, बांग्लादेश ने क्या किया, अफ़गानिस्तान ने क्या किया, सबकी परसेंटेज आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। ज़रा देखिएगा। और मेरा ख्याल है कि जो मैं जानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, कि वो देख के यकीनी तौर पे फौरी तौर पे इसकी तस्दीक करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बड़ा सीरियस शिकवा है। हम हमसाए हैं ईरान के। ईरान के बॉर्डर से 30 से 35% आपका डीज़ल स्मगल होके आता है। सैंक्शन थी ईरान की, उस सेक्शन के दरमियान में लाते रहे हैं। कौन लोग लाते रहे हैं? जो ऑयल कंपनियां वाले हैं, जो स्मगलर्स हैं आपके, जो लीड क्लास है। एक एक को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने आज से चंद साल पहले एक प्रेजेंटेशन दे के अर्ज़ किया था कि हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और ये भी बताया था कि ये फ्यूल जो है ये अपवर्ड होगा। मुझे वो दिन भी याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी और नदीम बाबर टाइप कोई पेट्रोलियम के एडवाइज़र थे, और कोविड में एक टाइम पे ये $20 से नीचे आ गया था। उस वक़्त मैंने ऑफिशियली पेपर लिख के भेजा था तमाम डिसीजन मेकर को कि इसकी हैजिंग कर लें, इमीडिएटली हैजिंग कर लें, आपके कर्जे सारे क्लियर हो जाएंगे, लोगों को भी कुछ मिल जाएगा। हैजिंग का मीन है आप एडवांस बुकिंग कर लें थोड़े से पैसों से। आपके तो मिडल ईस्ट में जितने तलक़ात हमारी लीडरशिप के हैं या हमारे मुल्क का जो उधर तलक वास्ता है या लेना देना है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल साहब, मैं यहाँ पे एक थोड़े से, आपने इमरान खान की हुकूमत का जिक्र किया, मैं वो भी अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब $110 पर बैरल पर पेट्रोल की कीमत पहुँची तो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कीमत थी 150 रुपये फ़ी लीटर।
जबकि आज $111 पर बैरल कीमत है और पाकिस्तान के अंदर कीमत है डीजल की ₹520 और पेट्रोल की ₹458 फी लीटर। ये उस वक़्त का और आज के जो अदादोशुमार है। हमारे साथ बाकी जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनकी तरफ भी जाता हूँ। डॉक्टर गुलाम गौस साहब। डॉक्टर साहब, ठीक है, जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर एक दबाव ज़रूर आया है, लेकिन इतना बड़ा इजाफा 88% डीजल और 77% पेट्रोल के अंदर ये दुनिया के किसी मुल्क में देखने में नहीं आया। क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतना बड़ा इजाफा यकमुश्त कर दिया है? सर बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बेसिकली जो मेजर फैक्टर है ना, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये फ्रजाइल किस्म की इकोनॉमी है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि ये किसी भी किस्म का जो मेजर शॉक आएगा सप्लाई साइड से या इंपोर्ट्स का, ये उसको बियर नहीं कर पाएंगे। अब IMF ने स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को मना कर दिया है कि हम किसी भी किस्म का एनर्जी एंड गैस टैरिफ में रिडक्शन नहीं करने देंगे। तो अब सिचुएशन कहां पर है? अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो जो एनर्जी एंड गैस टैरिफ है उस पे अच्छा खासा इजाफा किया गया, डबल डिजिट में। और उसका इम्पैक्ट किस पे आता है? आपकी जो जनरल पब्लिक है और प्रोडक्शन यूनिट्स पे जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब आप देखें, ये 223 रुपए से 460 रुपए हो गया एक माह के अंदर अंदर, जो इससे कम अरसे में पेट्रोल की प्राइस। इसमें जो कुल इजाफा है, इसकी ग्रोथ हुई है 106% हुई है। इसका मतलब है कि 106% ग्रोथ के साथ अगर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, और डीजल में भी कुछ इसी तरह का इंपैक्ट हमें नजर आया। अब जब आप इस तरह बढ़ा रहे हैं तो जनरल पब्लिक पे तो उसका इंपैक्ट आएगा। आप एक और चीज, जो पाकिस्तान के पास, मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, वो थोड़े हैं। अब अगर पाकिस्तान उस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाता है इंपोर्ट्स पे, जैसा कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में जैसे बढ़ रही हैं, ट्रंप साहब के एक बयान से वो प्राइसेस नीचे आई थी, वो फिर ऊपर हाइक कर गई। तो इसका मतलब है उसका सारा बर्डन आपके फॉरेन रिजर्व्स पे आना है, चूंकि आपने पेमेंट करनी है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है जो कि हर कोई पूछ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, कि प्राइसेस का इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होना और पाकिस्तान के अंदर उसका इंपैक्ट आना, इसमें एक लैग पीरियड होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये विदाउट लैग पीरियड उसको बढ़ाई जा रही है। मतलब आपने अर्ली खुद को ये सेव करने की कोशिश की है कि अवाम पे बर्डन जाता है जाए, लेकिन इकोनॉमी पे इसका ज्यादा बर्डन ना फील हो। अगर आपने अब पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है, इसका देखें इंपैक्ट अब क्या होना है कि आपके पर कैपिटा जो फूड एक्सपेंडिचर है, जो कि हमारे पॉवर्टी का इंडिकेटर काउंट होता है, उसमें डबल डिजिट से मोर देन 10% रिडक्शन हो गई है। इसका मतलब है पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। जो अभी हम जैसे लोग, जो कि मतलब एक पाकिस्तान की टॉप आप कह लें 5-10% के लोगों में जिनकी अर्निंग होगी, वो लोग भी अब गाड़ियां इस्तेमाल करने में कतरा रहे हैं कि हमें इसके जो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे इंपैक्ट हो रहा है। तो जो 80% अवाम है, जो लेस देन, जो हम कहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास आती है, तो वो गरीब कैसे अपना गुजारा करेंगे, ये बहुत अहम चीज है। और मैं किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकली बयान तो इसमें नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात जो पहले हमारे पैनलिस्ट ने की, ये बहुत वैलिड बात है कि ये जो इतना बड़ा इंपैक्ट यकदम अवाम पे इन्होंने इसका उस पे ट्रांसफर कर दिया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है इस अवाम के साथ जो किया गया। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं जी करें आप बात। अच्छा, एक और चीज, अब ये बातें तो वो थी जो जनरली हम कर रहे हैं। अब आए जरा इंटरनेशनल लेवल पे इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरह फेस करे। अभी कल एक आर्टिकल आया जिसमें ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान अपने जो टैक्स कलेक्शन है FBR, उसमें से
जो उसकी अभी तक ग्रोथ होनी चाहिए थी या कलेक्शन होनी चाहिए थी, उसमें से 610 बिलियन रुपीस पीछे है। तो इसका मतलब है अगर 8 माह में ये सूरत हाल है, तो अगले 4 माह में अगर उसमें 300-400 बिलियन और हो गया तो 1 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर लैग में चले जाएंगे आप। ये जो आपका इंपैक्ट आना है, इसका मतलब है आप मजीद कर्जे लेंगे, मजीद डेट सर्विसिंग होगी, आपका और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान का प्राइमरी बजट जिसमें आपका एनएफसी ऑर्डर, दूसरे मतलब चीजें हैं, मतलब डिफेंस और दूसरा, इसमें भी आप जब हम अपना प्राइमरी बजट निकालते हैं ना, इसको निकाल के डेट सर्विसिंग को, वो भी पॉजिटिव नहीं है, वो भी डेफिसिट में होता है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त। अब फॉरेन से जो हमें रिजर्व्स आने हैं, जो हमें रेमिटेंसेस डायस्पोरास ने भेजने हैं, वो एक बहुत बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए जो आने वाला है, जिसकी सूरत हाल ये है कि आपको पता है 55% ऑफ द टोटल जो रेमिटेंसेस आते हैं वो मिडिल ईस्ट से आते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। और उसमें मेजर पोर्शन आपका केपीके और पंजाब का है। अब ये दोनों सूबे बुरी तरह सफर करेंगे जब वहां के लोग, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान आ चुके हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे या दूसरी जगह, अब आम पब्लिक जो बेचारे वहां मजदूरी कर रहे थे वो भी वापसी का टिकट ले रहे हैं क्योंकि हालात वहां पे ठीक नहीं। तो इसका मतलब है आपके रेमिटेंसेस में एक बहुत बड़ा जो है वो डाउनफॉल आने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी अब मजीद सफर करेगी। आप मजीद टैक्सेस के लिए तैयार हो जाएं, और ये जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन पहले ही डबल डिजिट में जा चुका है और गवर्नमेंट हमें उसकी बिल्कुल भी बनक नहीं दे रही, और अभी तक यही कह रहा जा रहा है ये सिंगल डिजिट में, हालांकि ये डबल डिजिट क्रॉस कर चुका है। दूसरी बात, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके साथ पॉलिसी रेट 10.5 से बढ़ के इसको 13, 14, 15% पे ये लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फिर महंगी होगी, कारोबार फिर रुक जाएगा पाकिस्तान। जी रामे साहब, बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने अभी कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, रेमिटेंस में कमी का खतरा है, जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आगे फ्यूचर के अंदर नज़र आ रहा है। अभी जो हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्या ये इन्होंने फोर्स ही किया है फ्यूचर को, और अभी से इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात भी की थी, या इन्होंने वैसे ही पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमतें बढ़ा के तो पाकिस्तान की अवाम का सिर्फ और सिर्फ सब्र चेक करने की कोशिश की गई है? देखें, इस इशू को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है गवर्नमेंट का गवर्नेंस स्टाइल। गवर्नेंस में हमें बहुत सारे इश्यूज हैं। हम इससे जाने कि इस पेट्रोल प्राइसेस पे आने से पहले हम पहले की बात कर रहे हैं, जो हमारे सारे केसेस हम बिल्ड कर रहे हैं ना हमारे पैनलिस्ट, वो है कि जिसमें जनरल यानी कि चीज़ है कि जो कि इससे आने इस क्राइसिस आने से पहले की बात है। गवर्नेंस की इश्यूज़ हैं, हमारी इकानमी की कुछ सम्मत इन्होंने तय करने में नाकाम रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने एक बैंकर को अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। अब आप इस तरह कहें कि नेवी के सेलर को कहें कि आप ज़रा ना F-17 उड़ाएं, वो तो अपनी सूझबूझ वही होगी ना साहब से। तो इस तरह की चीज़ है कि एक तो वो गवर्नेंस है, उस पर तो हम बात करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते रहते हैं, सारा कुछ है। मेरे उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजर्वेशंस हैं, बल्कि आज मैंने एक कॉलम भी लोगों के साथ शेयर किया था कि ऑपरेशन बयान मरसूद से ऑपरेशन इकानमी क्या होना चाहिए, हम ऑपरेशन इकानमी में क्यों कामयाब नहीं हो पाते, वो डिटेल डिस्कशंस होती हैं। मगर जो अभी है हमें क्राइसिस, वो है ऑयल प्राइसेस का। देखिए 2-3 फैक्ट हैं जिसको हमें मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ ईरान का, यानी कि वार शुरू हुई, तो ऑयल की पर बैरल यानी कि पेट्रोल की पर बैरल कीमत क्या थी? 76 अराउंड अबाउट थी, आज 140 राउंड अबाउट हो गई है। वन थिंग। सेकंड, डीजल की क्या थी? 88.5 समथिंग की जो एक दिन पहले थी, और अब ये 236 या 256 तक पहुंच चुकी है। तो इंटरनेशनल जो मार्केट यानी कि आप प्राइसेस देखें ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और हमारी जो क्या कहते हैं कि हमें वो इंपोर्ट करना है, ना कि हमने खुद बनाया यानी कि पैदा करते हैं। एक चीज़। दूसरा, हमारा जो डॉलर का और रुपये का जो यानी कि इनकी आपस में पैरिटी है, यानी कि हमारा जो रुपया वो कमज़ोर है, यानी कि 280 से या 280 से ऊपर से जाता है। जब $1 बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, आपके लिए मार्जिन नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें जो है फैक्टर इन करके फिर हमें गवर्नमेंट की चीज़ों को करने बात कि जनाब क्या करना है। देखिए जो वार्स होती है ना, इसका टोल जो होता है वो बड़ा हाई होता है।
मतलब मैं एक तकरीर सुन रहा था कि इमरान खान साहब भी कुछ अर्सा पहले एक तकरीर कर रहे थे कि अगर ईरान की जंग हो जाती है तो 500 तक ये पेट्रोल जा सकता है। अगर वो एआई जनरेटेड नहीं है तो इसका मतलब उस वक्त भी लीडरशिप फोर्स ही कर रही थी कि ये हमारा, ये क्या कहते हैं कि हमारा ये यहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमें गवर्नमेंट को जहाँ क्रिटिसाइज करना है वहाँ करें, मगर अभी जो मार्केट वैल्यू है ग्लोबली उसमें अगर हम देखें तो ऑयल की प्राइसेस किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही, एक चीज़। दूसरा, हमारा जो डॉलर का यानी कि एक्सचेंज रेट है इसके साथ वो बड़ा, यानी हमारे पैसे की वैल्यू बड़ी कम है। तो इसका यानी कि जब $1 का साल कर लें तो उसका मतलब क्या होता है कि 280 का मजीद इजाफा हो गया। शायद ये नेपाल के लिए ना हो, शायद ये इंडिया के लिए ना हो। इंडिया के लिए शायद मेरा यही है कि 110 का है या 100 का है उनका, जो कि उनका एक्सचेंज रेट है, इसका दूसरे ममालिक का है। तो वो इस तरह हमें नंबर में शायद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मगर इसमें चीज़ जो है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो होती है वो जो नहीं दे पा रहे, अगर वो देना भी चाहेंगे तो IMF आपको नहीं देने देगी। IMF क्यों नहीं देने देगी? क्योंकि आपने से कर्जा लिया है। और दूसरी जो मेजर वजह कि IMF क्यों नहीं देने देगी कि आपने अमेरिका की और इजराइल की लाइन टो नहीं की, आपने उनके साथ मिलके जाके ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं किया, बल्कि आप ईरान के साथ बड़ा फर्मली खड़े हैं। अब उन्होंने किसी तरफ से तो आप पे दबाव डालना है ना, तो जो हाँ वो दबाव डालते हैं वो IMF का दबाव आता है हम पे। वो मैं जिस तरह अभी भी कह रहे थे कि IMF ने कहा कि जनाब आप ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इसको ख़त्म करें। अब कहीं तो उन्होंने गुस्सा, उन्होंने भी तो निकालना है ना हम पे। तो जो सिचुएशन है ग्लोबल, इस सिचुएशन में कोई भी होता तो प्राइसेस शायद इसी तरह शूट अप करती, मगर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, देखिए जब तक आप तब इंडिपेंडेंट होते हैं जब आपकी इकानमी इंडिपेंडेंट होती है। हमारी इकानमी इंडिपेंडेंट है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या? हम लोगों को कहते हैं ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट तब बढ़ाएंगे जब आप एक्सपोर्ट में सरप्लस पैदा करेंगे। क्या आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है? एक आपका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट सरप्लस आना शुरू हुआ था, आपने मिल मिला के सारी गवर्नमेंट, स्पेशली इस गवर्नमेंट ने या PDM की या ये, इन्होंने किसान का सत्यानाश करके रख दिया है। जब फर्टिलाइजर मिलने की बात होती है इनपुट्स की, तो वो जनाब कहते हैं कि आप है ना ये मार्केट पे हम नहीं कुछ कर सकते, ये मार्केट की डायनामिक्स है। जब किसान की फसल आती है, गंदम आती है, वो इसका रेट 3000 से नीचे रहे, और जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 5000 से ऊपर है वो आपको 3000 से नीचे क्यों दे? इसका मतलब ये किसान का आपने सत्यानाश कर दिया। अब इन दोनों इश्यूज को इकट्ठा मिला के देखना है तो एक अलग डिबेट है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो एक अलग डिबेट है। अगर इस प्राइसेस को देखना है वो एक अलग डिबेट है। अब अगर आप डिसाइड कर ले आप किस पे करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ दूसरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, PTI से हैं। आरिफ अब्बासी साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी या आपकी PTI की हुकूमत थी, उस वक़्त पेट्रोल की कीमतों में 2, 4, 5, 10 रुपये इजाफा होता था तो बड़ा ववेला मचता था। और आज की जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है उसकी लीडरशिप बड़ा शोर मचाया करती थी, लेकिन आपकी जानब से उस तरह का हमें शोर नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की जानब से इतनी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन PTI की जानब से हमें कोई वोकल उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये कि क्या हुकूमत की ये मजबूरी थी कीमतें बढ़ाना, या इसके अंदर कुछ और अवामल है जो आप समझ रहे हैं कि जिनकी वजह से हुकूमत ने ये कीमतें बढ़ाई, जिसकी वजह से अवाम इस वक्त परेशानी में मुब्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो वजीर ख़जाना है वो भी रेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है। आपकी जो माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं वो गिरवी रख दी गई हैं आलमी इदारों के पास। तो मौजूदा हुकूमत का किरदार ना अवामी सतह पे, ना ये अवाम के नुमाइंदे हैं कि अवाम के इनके दिल में कोई खौफ हो या अवाम से कोई हमदर्दी हो, और ना इनका इतना असर रसूख है कि ये पॉलिसी अपनी मर्जी की बना सकें। और इन्होंने जो माजी में भी पॉलिसियाँ बनाई वो IPP से इनका ही तोहफा है जो हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर गया, सारा कानून सारा वो खून चूस गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल भी नहीं है, और चूंकि गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है, अवाम के इस पे एतमाद नहीं हो तो इनको अवाम की परवाह नहीं है। तो ये दूसरा इनका ज्यादा अमल दखल भी नहीं है। वजीर खजाना जो आपको पता है कहाँ से आया हुआ है, माशी पॉलिसियाँ वर्ल्ड बैंक बनाता है, IMF बनाता है। तो इनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है, इनकी जो हमेशा मंशा रही है लूट मार से गर्ज है। इनको क्या लगे कि पाकिस्तान का आम शहरी किस अजाब से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। एक महीने में 7 रुपए रमजान से पहले, 55 रुपए रमजान में, और अभी 138 रुपए अभी बढ़ा दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप 161 रुपए लेवीज ले रहे हैं जो इंटायरली गुंडा टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
जो टैक्स पूल में भी नहीं आता, जो सेल टैक्स होते होते जो सूबों के पास जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं और इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और एक चीज और, अभी आपने मिड ऑफ अप्रैल $2 बिलियन यूएई के देने हैं। अगर $2 बिलियन यूएई के आप निकालेंगे आपके डॉलर के रेट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। और ये रेट जो मेंटेन रखा हुआ आर्टिफिशियल तरीके से शायद ये भी मुमकिन ना रहे, और डॉलर का रेट ऊपर जाएगा। अगर आलमी सतह पे कीमतें मुस्तहकम भी रही फिर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये अब्बासी साहब ये $2 बिलियन ये अवाम से तो नहीं अभी इकट्ठा किया जा रहा? ये देखें बहुत सारी चीजें हैं। ये 2 बिलियन भी है, मेरे भाई ने जैसे कहा 610 बिलियन का शॉर्टफॉल भी है। फिर आपने जो अफगानिस्तान से जो झड़पें हैं उनका भी है। और फिर आपके बजट में मद में जो आपने ये यूएई वाले 2 बिलियन रखे थे, ये आपके अंदाजा था कि ये हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुए। तो इनको ये डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि वजीर खजाना जब तक इस मुल्क का अपना वजीर खजाना नहीं होगा जो इस मैशत को समझता हो, हमारी इक्तसादियात को समझता हो, हमारी इंडस्ट्री को समझता हो, ऐसा शख्स जब तक आपका वजीर खजाना नहीं बनेगा और अपनी इस तरह की पाकिस्तानी टीम नहीं बनाएगा, हमें इस तरह के शौक लगते रहेंगे। जी ठीक हो गया भाई साहब। मैं कर्नल साहब कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो पहले शेयर करूँगा। 28 फरवरी 2026 को जंग का आगाज़ हुआ। 28 फरवरी से पहले पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो 258 रुपये 17 पैसे थी और आज वो 458 रुपये 41 पैसे है। 321 रुपये 17 पैसे अभी थी, लेकिन 137 रुपये बढ़ाने के बाद वो कीमत यहाँ तक पहुँची। अब उसके अंदर हम परसेंटेज देखें, तकरीबन 77%, 77 से ज़्यादा बनता है जो कीमत बढ़ाएगी। इसी तरह डीज़ल पे हम देखें, 28 फरवरी से पहले पाकिस्तान में 275 रुपये 70 पैसे का लीटर 1 लीटर था डीजल, लेकिन आज वो 520 रुपये 35 पैसे का लीटर है डीजल। और अभी तक वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम हमें ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर लेवी वसूल नहीं की जा रही। और इसकी कीमत में जो इजाफा हुआ है, ये पेट्रोल में ये जंग के दौरान 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में 244 रुपये 65 पैसे अब तक इजाफा हो चुका है। क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने 8 रुपये कीमत बढ़ाई, फिर 55 रुपये बढ़ाई, फिर 137 रुपये बढ़ाई। आज डीजल की कीमत की जो औसतन हम देखते हैं 88% डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। और डीजल एक वो चीज़ है जो आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से लेकर एग्रीकल्चर तक, एग्रीकल्चर से लेकर हमारी इंडस्ट्री तक हर चीज़ डीजल के साथ जुड़ी हुई है। कर्नल साहब, अब आप बताएं कि पाकिस्तान की मईशत को लेके आम आदमी के मसाइल, वो तो बेचारा इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से बेचारा महरूम हो गया, जितना बड़ा धचका दिया है। आप मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्री वो कैसे सर्वाइव करेगी? ना एग्रीकल्चर आपका सर्वाइव कर रहा है। पिछले चंद साल से तमाम किसान घाटे में गए हैं, कर्ज़े उनके सर पे चढ़ गए हैं, ज़मीनें उनकी मॉर्टगेज हुई हैं बैंकों को, और इंडस्ट्री आपकी बंद है, एक्सपोर्ट आपकी नीचे हैं। और ये सारी सूरत हाल को देखते हुए जो फैसले करने चाहिए थे वो नहीं किए, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। हमने पैसे खर्च करते हुए ये एहसास कहीं नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट को कफ़ायत शुआरी की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दफ़ा कहा, मगर उस पर जब सूबों में जाके देखते हैं कि अमल हुआ कि नहीं हुआ, तो उधर तो बिलियंस के बिलियन जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट की कन्विक्शन रेट 5% से भी कम है, वो दरमियान में खाया पिया जाता है। करप्शन हर दर्जे की है। इसके बाद आ जाए, आपको बिजली का और आपको पावर का मसला है, आपने कोयले की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जब पता है कि ये जंग लगनी है और कोयला आपके अपने मुल्क में मौजूद है? दूसरा मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे, आपने फ्यूल की हेजिंग क्यों नहीं की? आपने 2 महीने 3 महीने उस रेट पे 28 फरवरी वाले रेट पे एडवांस बुकिंग क्यों नहीं ली? दुनिया जान ये करती है। फिर तीसरा सवाल ये है, आपने अल्टरनेट एनर्जी के, आपने सोलर की प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं, गोदाम बढ़े हुए हैं, लोग सोलर से हाथ खींच गए हैं क्योंकि नेट मीटरिंग का आपने पहले रगड़ा दे दिया है।
आपने उस पॉलिसी को इमीडिएटली क्यों नहीं आपने दोबारा रीडिफाइन किया ताकि लोग सोलर से अगर 20% पूरा हुआ है तो 50% पे ले जाएं। और फिर ये कि आपके पास पानी की कमी नहीं है, आपसे जितने भी आपके पानी के हैं तमाम जगह पे हाइडल बिजली पैदा करता है। आपकी नहरें भी हर जगह सारे पंजाब में फैली हुई हैं, नहर के ऊपर भी हाइडल चल सकता है, छोटे यूनिट चल सकते हैं 1 मेगावाट के 2 में। क्या किया आपने कि कोई इनोवेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, मैं रामे साहब क्या फोर्सी कर रहे हैं ये आपने हुर्मुज़ बंद है और पेट्रोलियम की ज़ाहिर है उसके ऊपर एक बड़ा शदीद क्राइसिस इसका सामना है। अच्छा, पाकिस्तान को तो उन्होंने 11 अप्रैल तक 20 जहाज़ गुजारने की इजाज़त दी थी जो पाकिस्तान के झंडों के साथ वहाँ से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान के जहाज़ों से टोल टैक्स के नाम पर जो वहाँ पे करोड़ों रुपये वसूल किया जा रहा है वो भी नहीं लिया जा रहा। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्या आप क्राइसिस देख रहे हैं पेट्रोलियम का, और ये जो कीमतें बढ़ी हैं क्या इनके अंदर मजीद इजाफा नज़र आ रहा है आपको? सर देखें, जो वहाँ हमें इजाज़त मिली है ये हमारी डिप्लोमेसी की वजह से है, हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी एक कामयाबी है। मगर क्या वो प्राइसेस जिस पे हम ले रहे हैं, क्या पुरानी प्राइसेस पे ले रहे हैं कि नई प्राइसेस पे हमें तेल मिल रहा है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि देखिए, अब सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस डील है, बहुत क्लोज है, सारा कुछ है, तो क्या हम सऊदी अरब से ये बात कर सकते हैं कि हमें कोई डिस्काउंट रेट पे मिले जो पेट्रोल है कि डिस्काउंट रेट पे? अच्छा, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, पिछले दिनों हमें बताया गया था कि सऊदी अरब से हमें तेल मिल रहा है और जहाज़ हमारा जो है वो समुद्र के अंदर मौजूद है। क्या वो जहाज़ पाकिस्तान में आया? उसका मुझे भी डेटा नहीं पता कि वो पहुंच चुका नहीं पहुंच चुका, मगर मेरी जो बात है कि क्या हमें वो डिस्काउंट रेट पे तेल देंगे? अगर देते हैं तो फिर हम जो क्या गवर्नमेंट को क्लेम करेंगे कि अब हमें डिस्काउंट पे मिले। मगर इससे जो सबसे अहम बात है ना, वो हमारे इंटरनल चीज़ों की है। जिस तरह कहते हैं कि कुर्बानी दे दो, भी आप भी थोड़ा सा कुर्बानी ना दें, आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमा दें कि अपनी जो कि बहुत सारे खर्चे हैं उनको कम कर लें, वज़ीरों का नंबर कम कर लें, उनको जो गाड़ियाँ मिली हैं उनका नंबर कम कर लें। जो वज़ीर आता है उसको कहें कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी का इतनी फ़िक्र है, हम आपको स्काउट नहीं दे सकते, अगर आपको ये फ़िक्र है तो हम आपको वजारत ना लें, किसी और बंदे को दे दें जो कि कर सकता हो ये वजारत। इसी तरह जो हमें अपने वर्किंग आवर है उसकी मैनेजमेंट करनी है कि जिसमें हमें अपनी यानी कि एनर्जी सेव हो सके, क्योंकि हमारा जो 60% के राउंड बोर्ड जो है हमारा जो कि बिजली आती है वो फॉसल फ्यूल से आती है, जिसमें जो मेजर जो है कि ऑयल है और ये गैस है वो दोनों ही हमें इंपोर्ट करते हैं। तो हम उसको वर्किंग आवर्स को भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत है कि जब कम करें, जिस तरह भी बांग्लादेश में हुआ है या दूसरे ममालिक में किया, उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स को मैनेज कर रहे हैं। फिर जो तीसरी चीज़ है, जिस तरह एक अच्छा इकदाम भी किया गवर्नमेंट ने कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया है कि 1 माह के लिए, जो इस्लामाबाद में या पंजाब में भी उसको कर रहे हैं, वो भी एक बेनिफिट होगा क्योंकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। इसी तरह जो कि और भी चीज़ें उस पर उन्होंने दिया लिवरेज दिया है। मगर फंडामेंटली ये डिटरमिन करेगा कि गवर्नमेंट कितना बियर कर सकती है या सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे, जिसका हमें पता है कि उनके बहुत वीक है। यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है जो कि हमें बात करने की ज़रूरत है, मगर उस पर बात नहीं हो रही। देखें, हमें इस समय चाइना के साथ भी बात करने की ज़रूरत है कि देखें अभी ईरान पे गए तो उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के बचता है जिसको उन्होंने करना है कि बॉय डाउन करना है। ईरान की तो उन्होंने इकानमी का भी भट्ठा बैठा रहे हैं, फिर साथ साथ जो कि दूसरे अरब ममालिक हैं वो भी उनकी इकानमी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ले दे के बच जाता है पाकिस्तान चाइना की सराउंडिंग में, जो कि अभी खड़ा हुआ अपने पाँव पे चाइना के साथ, और दुश्मन उससे डरता भी है। और पाकिस्तान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है इसके फाइनेंशियल मैटर्स, इसके यानी कि जो कर्ज है उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाए, इसको इतना प्रेशराइज किया जाए कि ये हर चीज़ मानने को तैयार हो जाए। और इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाइना के साथ बात करनी चाहिए कि हमें कोई शॉर्ट टर्म पैकेज हो या इस तरह की चीज़ हो, ताकि जैसा अभी खबरें आ रही हैं कि यूएई जो है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही है कि हमारे अभी पैसे वापस करो, इस तरह का कोई पैकेज हो कि हमें कोई सपोर्ट मिले, ताकि हम IMF की ब्लैकमेलिंग और जो दूसरे ममालिक को हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे हमारा कोई ना वे आउट नजर आए। बाकी जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, हम भी इधर हैं, क्राइसिस खत्म होने दें, हम फिर पॉलिसीज में भी बात करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। मगर अभी जो हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि हम सब ने मिलकर इस क्राइसिस से कम आउट कैसे करना है, और इसमें चाइना हमें बहुत हद तक मदद कर सकता है, मगर ये डिपेंड करता है कि हमारी लीडरशिप चाइना को अप्रोच कैसे करती है। ठीक हो गया। डॉक्टर गुलाम गौस साहब, क्या IMF जो है वो हमें पाबंद करती है कि आपने इतने फीसद टैक्स लेना है
और इतनी लेवी रखनी है, या आईएमएफ हमें सिर्फ ये बताती है कि आपको फलां सेक्टर के अंदर आपको बेहतरी करने की ज़रूरत है या वहाँ पे आप थोड़े से बेहतर इकदाम करेंगे तो बेहतरी हो जाएगी? क्योंकि अगर हम माजी के अंदर जाएं, जब कीमतें बढ़ाई जा रही थी पेट्रोलियम की, तो हमें कहा जा रहा था कि आईएमएफ ने 80 रुपये तक लेवी जो है वो फिक्स कर दी है, लेकिन आज हुकूमत 162-63 रुपये लेवी वसूल कर रही है। क्या ये आईएमएफ की शर्त है जो इतनी लेवी ली जा रही है पेट्रोलियम पे? जी सर, बेसिकली जो आईएमएफ है ना, इसका तरीक़ाकार कुछ और है। आईएमएफ एक ग्रोथ मॉडल के तहत काम करता है। इसका एक तरीका है कि अगर ये आपको 7 बिलियन 3 इयर्स में 2 इयर्स में दे रहा है तो प्लस इंटरेस्ट जो भी ये डिसाइड हो, चूंकि ये ज्यादा पब्लिक नहीं होती चीजें इसलिए ज्यादा इसका अंदाजा नहीं, बहरहाल ये सिंगल फिगर में होता है, तो उसको जो उसकी डेट सर्विसिंग है वो सारी मिला के 3 साल में ये आपसे वापस कैसे लेगा, इसकी बेस पे वो सारे सेक्टर्स को देखते हैं, जहां जहां उन्हें नजर आए वो खुद आपको एक प्लान बना के देते हैं। अब जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो अपनी टीम के साथ, और जो आईएमएफ होगी टीम वो अपनी टीम के साथ, दोनों प्लान बना के आते हैं, नेगोशिएशन होती है, और बात वो है कि जिसने देना है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, जिसने लेना है उसका हाथ हमेशा नीचे होता है। तो हमें बहुत सारी चीजों पे झुकना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें आता है। और दूसरी बात, आईएमएफ का जो मॉडल है वो डिमांड को डिस्ट्रॉय करता है, मार्केट डिमांड को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब वो कहेगा टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस लगाएंगे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा तो प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी आपकी कंट्री में, प्रोडक्शन महंगी होगी तो लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। लोगों की बाइंग पावर कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि प्रोड्यूसर की जो प्रोड्यूस की हुई चीज है वो मार्केट में सेल नहीं हो रही, वो अपना प्रोडक्शन यूनिट या तो लिमिटेड कर देगा या बंद कर देगा। अल्टीमेट उससे क्या होगा, डाउनसाइजिंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पॉवर्टी होगी एंड सो ऑन। तो ये पूरी दुनिया में आईएमएफ आज तक जिस भी मुल्क में गया है उसका मॉडल सेम रहा है। उसे ये है कि मैंने अपना विद इन टाइम फ्रेमवर्क अपना पैसा वापस कैसे वसूल करना, और वो करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कुछ चीजें आपको 1-2 चीजें बता देता हूं। अभी रामे साहब कह रहे थे कि मैं उनके किसी कमेंट से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बेशक मजबूर है इस टाइम के वो प्राइस बढ़ाएगी एंड सो ऑन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो आपने पहले मुआहदे किए होते हैं ना, ये पेट्रोल की प्राइसेस यकदम इस तरह नहीं होती, इसकी डीलिंग पहले होती है जी बिल्कुल, कि हम पूरा ईयर आपसे इस प्राइस पे लेंगे एंड सो ऑन। और वो जो मुल्क हैं जिनको आप कह रहे हैं ईरान है ये वो, उन्हें भी पता है कि फ्यूचर में सारी जिंदगी इनको हमने पेट्रोल देना है, ये चीजें देनी है। ये ऐसा नहीं होता कि यकदम पकड़ के उसको वो आप रगड़ा लगा दें, ऐसा नहीं होता। बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, बजाय इसके कि इसको थोड़ा लिंगर ऑन करते और थोड़ा सा किसी तरह और मैनेज करते। उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया कि हम ये बर्डन ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी पे। अब आपकी जो 4 सेक्टर्स हैं, मैं बस उसमें एक चीज थोड़े टाइम आपका 1 मिनट लूंगा, उसमें मैं बताता हूँ। देखें, आपकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जिसमें पेट्रोल और डीजल यूज होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब आपने प्राइसेस बढ़ाई हैं और प्राइसेस अराउंड 100% बढ़ गई हैं, पेट्रोल की भी, और एट सम एक्सटेंड लेस देन 100 डीजल की भी आपने बढ़ा दी हैं। तो अब उससे इम्पैक्ट क्या होगा आपकी जो फोरकास्ट, चूंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान बना रहा हूं, मैं उसका मॉडलर हूं, अभी वो हमारा यूएनडीपी के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जो फोरकास्टेड वैल्यूज हैं मैं उनकी बात बेस पे बात करता हूं। ये जो आईएमएफ ने नया पाकिस्तान को जो टारगेट दिया वो ये दिया है कि जो डिस्कोज हैं, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूनिट्स हैं, इनको प्राइवेटाइज करें और इनको हर एक जगह पे करें। जो पंजाब है खास तौर पे या दूसरे, हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दूसरे सूबों से, तो हमारी डोमेस्टिक ट्रेड में भी डेफिसिट हमें फील होता है। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैटर है जिसको लेके अभी आईएमएफ चल रहा है और ये चीजें होनी है।
ठीक हो गया। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अभी तक 40% जो है ना वो फोरकास्ट किया जा रहा है, अराउंड 40% इंक्रीमेंट होगा प्राइसेस में। और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन चलती है फ्यूल पे और दूसरी चीजों पे, तो इसमें किराए बढ़ेंगे, 40% अराउंड उसमें इंक्रीज आएगा। और जो आपकी खुराक है उसमें आएगा फूड इन्फ्लेशन। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पर कैपिटा जो आपकी फूड एक्सपेंडिचर है वो डबल डिजिट में रिड्यूस हुए हैं। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन आएगा ना आपके फूड में वो आएगा 15 to 20%। 15 to 20%। ये आरफ अब्बासी साहब, आप क्योंकि एक सियासतदान हैं और ग्रास रूट लेवल तक आप जुड़े होते हैं, आप एग्रीकल्चर को देखें तो जिस तरह डीजल महंगा किया गया, उससे पहले बिजली बहुत महंगी थी, ज़िम्मेदार के लिए वो बड़ा मसला था। अब डीजल बहुत महंगा हो गया है और हमारी फसलें भी तैयार खड़ी हैं, खुसूसन गंदम की फसल। आप इस पे क्या असरात हो रहे हैं इन तमाम हमारी फसलों के ऊपर? जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आगे इन्फ्लेशन भी बढ़ने जा रही है और फूड सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, फूड प्राइसेस भी ऊपर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप आम आदमी से जुड़े, आप ज़रा थोड़ा सा उस हवाले से हमें हक़ाइक़ से आगाह करें। देखें जी, ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है, जैसे आप सब जानते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनके दौर इख्तियार में हमेशा किसान बेचारा रगड़ा गया और किसान के साथ जुल्म हुआ है। अभी पिछले साल आप गंदम का हाल देख लें, इन्होंने सरकारी खरीदारी खत्म कर दी और गंदम हमारी रुल गई। मतलब कि कोई लेने वाला नहीं था कि वो मतलब कि 2000 में भी कोई नहीं ले रहा था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि किसान को मारने का मतलब पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर करना है। अब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो बाकी जिस्म क्या करेगा? तो मौजूदा हुक्मरानों से तो हमें चाहे इनकी कोई भी किसान रिलेटेड पॉलिसी हो, चाहे गन्ने की हो, गंदम की हो, डेयरी की हो। अभी भैंस पे 30 रुपए पर डे, वो खागड़ भैंस हम कहते हैं जी दूध भी नहीं देती, उसका भी हमने 30 रुपए पर डे वो देना है, टैक्स देना है। तो मैंने इनसे हमें किसानों के लिए तो कतई किसी किस्म की ज़राअत के लिए अच्छाई की उम्मीद नहीं है। लेकिन यह है कि हमने जिंदा रहना है। हम तो कोशिश करेंगे कि कम से कम, अब तो मैं खुद अगर छोटा मोटा हमारी छोटी मोटी अगर जमीनें है तो पुरानी इलाका, लेकिन हमने यकीन करें उतनी गंदम लगाई है जितनी हमारे अपने घर की जरूरत है। अच्छा। बाकी वो रही है ऐसी ही रही, हमने नहीं, क्योंकि खर्चा करने वाली बात थी। तो बहुत सारे लोग इसी तरह हैं। अब्बासी साहब, जो आपकी इस बात से मैंने जो अज्यूम किया है, क्या इस दफा गंदम कम काश्त हुई है? बिल्कुल, आपको गंदम में ये इक्तिसादियात के माहिरीन बैठे हैं, आपको गंदम इस दफा इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाई आल मींस। जो पिछले साल इन्होंने किसानों ने जिस तरह मतलब कि ज़ाहिर है कुछ बहुत मजबूर है, उन्होंने तो किया है, लेकिन मेजॉरिटी किसानों ने उस तरह गंदम नहीं बोई जिस तरह बोते थे प्रॉफिट की मद में। अभी नुकसान ही करना है तो फिर उससे बेहतर है बंजर पड़ी रहे जमीन। क्या जरूरत है मेहनत भी करें, पैसे भी लगाएं, खरीदार भी ना हो और फिर दिल जले। इस वजह से इस दफा आपको गंदम में भी आने वाले दिनों में तैयारी पकड़ेंगे। एक तो ये बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी प्राइसेस, 3500 तो इन्होंने अनाउंस किया सरकारी, पता नहीं लेते हैं कि नहीं। अदरवाइज जो गंदम खरीदारी होगी उसका एक तो टारगेट भी नहीं पूरा होगा और आपको डेफिनेटली गंदम। जी ठीक हो गया। हमें माहिर मुशत है, हमारे कोलीग भी हैं, आमिर अली साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप हमेशा तवक्को रखते हैं कि अच्छाई की, और आप हमेशा बात करते हैं कि मुआशरत पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी। मुझे आज ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे इंडिकेटर आज आपको नज़र आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मुआशरत बेहतर हो सकेगी। पहले हम एनर्जी क्राइसिस, बिजली की वजह से परेशान थे, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हमारी एग्रीकल्चर तबाही के धाने पर थी। आज पेट्रोल प्राइसेस की वजह से रही सही कसर भी ख़त्म हो गया है। आज हमें को उम्मीद दिलाने वाली बात ज़रूर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। देखिए, मेरी अप्रोच हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है और पॉजिटिव होती है, और मैं ना किसी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, ना पंजाब गवर्नमेंट का, ना फेडरल गवर्नमेंट का, ना किसी और किसी भी सेक्टर का। लेकिन मैं इस बात को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ कि जी पेट्रोल प्राइसेस कितनी बढ़ी है। लेकिन मैं जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, देखिए गंदम की बात हो रही थी, गंदम को लास्ट ईयर फ्री मार्केट पे छोड़ दिया गया। आज गंदम को कहा जा रहा है कि 3500 से 4000 के दरमियान इसकी एक परचेज वैल्यू बनेगी। इसका मतलब है जो भी इसकी सेविंग कर रहा है उसको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। पेट्रोल क्राइसिस ग्लोबल है, पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। अगर पाकिस्तान में प्राइसेस
डेफिनेटली ये जो जंप लगा है इट्स लाइक 50% मोर, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। लेकिन अगर आप 85 कंट्रीज में जो सराउंडिंग में है, पूरी दुनिया के ग्लोबली है, उनमें देखें तो पाकिस्तान के इस वक्त रैंक क्या है। हम अपने नेबरिंग कंट्री हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। देखिए कंपैरिजन तो होता है ना आसिफ साहब, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बिसाइड दैट गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव शुरू किया कि अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम कर दे। मेरी इस सिलसिले में आजम साहब आपके जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए एक और अपील है, वो तमाम लाखों स्टेक होल्डर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुलाजिम है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो जुडिशरी है, जो सबसे रिलेट करती है और वो लाखों में है, अगर क्या उन लोगों को अगर 200 लीटर 300 लीटर 400 लीटर जो सालाना पेट्रोल माहना जो मुफ्त मिलता था, क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स को अनलिमिटेड पेट्रोल कर दिया गया और 4700 2800 सीसी और 1600 तीन गाड़ियां भी दे दी गई हैं और पेट्रोल भी अनलिमिटेड है उनका। क्यों देखिए ना, ये सिर्फ मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं, मैं ऑल टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर ये एक टफ टाइम है तो व्हाई दिस टफ टाइम इज नॉट फॉर एवरीवन। वो जुडिशरी, सर आप जुडिशरी में देखिए, आप टोटल देखिए पता नहीं 8 लाख लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं, जो महाना 200 लीटर 400 लीटर 500 लीटर पेट्रोल ले रही है। कि भाई अगर देयर इज अ टफ टाइम, आपकी सैलरीज ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए है, तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ गवर्नमेंट से इस सूरत में नहीं चाहिए कि आपको यहाँ से 200 लीटर 500 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त मिलना चाहिए। तो व्हाई नॉट हमारी गवर्नमेंट एक बोल्ड डिसीजन करे, और वो बोल्ड डिसीजन हो कि फिल फॉर आजम चौधरी साहब, क्या आपको याद है कि हमने पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को हमारे प्रोग्राम में हमने डेफर किया था कि वाई पंजाब गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस ऑल प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल को कैंसिल किया गया। आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बात करता हूँ कि अगर कुर्बानी की बात की जा रही है, आई डोंट नीड टू प्रोटेक्ट एनीवन, मुझे एक चीज की बात करनी है, वेयर इज द रियलिटी, एंड द रियलिटी इज हियर कि आप उन 8 लाख लोगों को, वो 8 लाख है, वो 1 लाख है, 2 लाख है, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट फिगर, 200 से लेके 800 लीटर तक की आपने जो प्रिविलेज दी हुई है, और उस प्रिविलेज को अगर वापस ना लिया जाए तो इसका मतलब है वो अशराफिया, जिन्हें हम अशराफिया कहते हैं, उनका अवाम से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। और अगर अवाम से किसी भी आमिर साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये कुर्बानी क्या सिर्फ अवाम ने देनी है? क्या अवाम को कुर्बान करके और हुक्मरानों ने और अशराफिया ने अपने अखराजात चलाने और ख़ुद कंप्रोमाइज़ नहीं करना? ये एक सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।